नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। गांव की माटी में पले बढ़े अंशु और जग्गी अब गांव से दूर शहर चले आए, जबकि अनु अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ गांव के पुश्तैनी मकान में रहता था। अंशु अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन भगवान ने उसे जीव वाचाल शक्ति दी थी। उसके आगे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा जग्गी भी 12वीं पास करके उसी के साथ शहर चला आया। अनु पढ़ने में कमज़ोर था तो वह गांव में ही खेती बाड़ी के काम में लग रहा। अंशु ने कुछ दिन ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे बस धंधे की बारीकियां को सीख गया और फिर उसने भी एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बना लिया। किस्मत ऐसी चमकी कि जल्दी ही वह क्लास 1 ठेकेदार बन गया। जग्गी पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने शहर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उसका यह काम भी चल निकला। सर्वे ऑफ इंडिया के किसी बड़े अफसर के बच्चों को भी वह ट्यूशन पढ़ाता था, तो सबसे जान पहचान हो गई। तब पढ़े लिखे की कद्र होती थी। सरकारी नौकरी भी लग ही जाती थी। एक दिन साहब ने पूछा, जग्गी बेटा नौकरी करोगे? तो जग्गी की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। उसने भी झटपट हाँ कर दी। अगले ही रोज से वह सर्वे ऑफ इंडिया में लेखा लिपिक के पद पर काम करने लगा। अंशु को बिजली विभाग में दूर दराज के बड़े बड़े काम के ठेके भी मिलने लगे। उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। एक छोटे से गांव से इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी तरक्की पाकर अंशु के तो जैसे हाव भाव ही बदल गए। कभी कभार वह गांव में पिताजी के लिए भी थोड़े बहुत रुपए पैसे भेज देता था। जग्गी की भी ट्यूशन के साथ साथ नौकरी लगने से आमद में इजाफा हो गया। दोनों लड़कों को अपने पैरों पर खड़ा देख अंशु के पिता जगमोहन जी ने बड़े बेटे के लिए शादी का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई, जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, नारायण हरि, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान। बस अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दो लड़के का। अंशु की उम्र भी शादी के लिए उपयुक्त थी। फिर जगमोहन जी के 2 छोटे लड़कों और सबसे छोटी बिटिया की भी शादी की चिंता थी। इसलिए उसने बेटे अनु से अंशु को चिट्ठी लिखवाकर उसके लिए रिश्ते की बात तय करने की सूचना भेज दी। अंशु तो अब शहर के रंग ढंग में रच बस गया था। उसे गांव के रिश्ते नातेदारी अपने स्तर से छोटी लगने लगी। उसने अपने यार दोस्तों और साथी ठेकेदारों में अपनी छवि पैदाइशी अमीरी जैसी बताई हुई थी। इसलिए पिता का पत्र पाकर वह इस बात पर नाराज हो गया कि बिना उसे बताए हुए आखिर उसके लिए रिश्ता ढूंढने की पिताजी की हिम्मत कैसे हो गई। लौटती डाक से ही उसने पिताजी को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर भेजा कि उसे गांव से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। भविष्य में उसे बिना पूछे इस तरह की गुस्ताखी हरगिज न करने की सख्त चेतावनी भी पत्र में लिखी थी। 1 सप्ताह बाद बेटे का पत्र मिला तो जगमोहन जी बहुत खुश हुए। अनपढ़ जगमोहन जी पत्र लेकर घर पहुँचे और उसने अनु को पत्र पढ़ने को कहा। अंशु की चिट्ठी मिलते ही बात सुनकर माँ सुमित्रा देवी और बहन बहुत खुश थी। अनु ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया तो किसी को भी अंशु द्वारा चिट्ठी में लिखी गई बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जगमोहन जी ने पत्र में लिखी बातें सुनकर माथा पकड़ लिए। माँ ने अनु से चिट्ठी दोबारा पढ़ने को कहा। उसे विश्वास था कि अनु से चिट्ठी पढ़ने में कोई गलती हो रही होगी, लेकिन दोबारा भेजी चिट्ठी में लिखे शब्दों का हूबहू उच्चारण सुनकर
माँ फूट फूट कर रोने लगी। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंशु की मति को अचानक क्या हो गया है। अब उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। आखिर माँ का मन ना माना। उसने अंशु के पिता से कहा, क्यों जी, एक बात कहूँ? जगमोहन जी बोले, हाँ हाँ कहो। सुमित्रा जी बोली, तुम एक बार अंशु को मनाने उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? जगमोहन जी बोले, हाँ सोच तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन जेब थोड़ी तंगी है। तेरे कहने पर गार्ड का पैसा होने वाली बहू के लिए गुलबंद पर लगा दिया। अब तो अंशु से खर्च की उम्मीद भी नहीं है। 2-4 दिन रुक कर देखता हूँ, क्या पता जग्गी का ही मनी ऑर्डर आ जाए। यह सुनकर बहन बोली, पिताजी मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, आप उसको लेकर बड़े भाई से मिलने शहर चले जाओ। सुम्मी की बात सुनकर अनु बोला, चल पगली, शहर जाने के लिए पैसे नहीं रुपए की ज़रूरत होती है। सुम्मी बोली, मेरे पास पूरे 200 रुपये गुल्लक में होंगे। पिताजी आप चाहो तो उसे गुल्लक को तोड़ कर देख लो। सुम्मी की बात सुनकर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी बोले, रहने दे बेटी, उस मतलबी बेटे के लिए मुझे बेटी का कर्जदार नहीं बनना है। यह सुनकर माँ बोली, बाद में वापस दे देना सुम्मी के पैसे, घर की ही बात तो है। ऐसी मुसीबत में दिमाग में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरे पास भी 100 रुपये रखे हैं, मेरी मानो तो तुम कल ही सुबह की गाड़ी से मुंबई निकल जाओ। जगमोहन जी बोले, तुम लोग कहते हो तो ठीक है, मैं कल सुबह शहर चला जाता हूँ, लेकिन कल शनिवार है। शनिवार के दिन घर से बच्चों के पास जाना ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा करो, मेरा थैला और जूते अभी घर से बाहर निकाल दो, इससे गिनती शुक्रवार के दिन से ही होगी। सुमित्रा जी ने झटपट जगमोहन जी के ज़रूरी कपड़े और सामान एक थैली में डाला। दोनों बच्चों के लिए घर की खाने पीने की ज़रूरी चीज़ भी दूसरे थैली में पैक कर दिया। जगमोहन जी को रात भर नींद नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान ध्यान किया और सुबह की बस से अंशु से मिलने वह शहर की ओर निकल पड़े। अंशु ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि उसका परिवार तो अंग्रेज़ों के समय से ही गांव में मालदार है। गांव में आज भी उनके नौकर चाकर और हवलदार घर और खेती बाड़ी का काम करते हैं। जग्गी को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो वैसा ही सब कुछ बताया करो, लेकिन अंशु नहीं जानता था कि इंसान की पोल जब खुलता है तो उस पर से लोगों का विश्वास उठने में एक क्षण भी नहीं लगता है। शाम का समय था। जगमोहन जी अंशु के पत्रों में लिखे गए पते को पूछते पूछते उसके दफ्तर पहुंच गए। उस समय अंशु किसी मीटिंग के लिए अपने दफ्तर से बाहर गया हुआ था। अंशु के दफ्तर के बाहर गेट पर एक वर्दीधारी आदमी बैठा था। बूढ़े जगमोहन जी ने पूछा, क्या अंशु यहीं रहता है? बूढ़े की बात सुनकर वह वर्दीधारी आदमी बोला, आप कौन हैं? साहब को कैसे जानते हैं? बूढ़ा बोला, मैं उसका बाप हूँ। कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा है। बूढ़े की बात सुनकर वह वर्दीधारी ने बूढ़े को गौर से देखते हुए बोला, साहब तो कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी फ़ोन से उससे बात करके आपके आने की बात बताता हूँ। जगमोहन जी को समझ में यह सब बातें नहीं आ रही थी। उसने हिचकते हुए उस वर्दीधारी से पूछा, जग्गी तो होगा घर पर, उससे कहो गांव से तुम्हारे पिताजी आए हैं। बूढ़े की बात सुनकर वर्दीधारी व्यक्ति बोला, अरे बाबूजी, यह घर नहीं, साहब का दफ्तर है। बाबूजी और उनसे छोटे भाई तो पीछे कोठी में रहते हैं। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, मैं खुद चले जाऊँगा, मुझे रास्ता बता दो। अपने को साहब का पिता बताने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं का साहब कहे जाने पर गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति उसके साहब का पिता है।
जगमोहन जी ने अपने थैला उठाया और गार्ड के बताए रास्ते पर निकल गए। गार्ड ने बूढ़े के हाथ से थैला लिया और बूढ़े के साथ कोठी की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में दोनों कोठी पर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो कमरे से जग्गी निकल कर आया। अचानक पिताजी को दरवाजे पर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने पिताजी के पैर छुए और गार्ड को बैग अंदर ले चलने को कहा। ठीक के अंदर पहुंचते ही जगमोहन जी की आंखें चौंधिया गई। इतना साफ सुथरा घर उसने जीवन में पहली बार देखा था। गार्ड ने जग्गी से पूछा, साहब जी, क्या बड़े साहब को फ़ोन करके बुला लूं? जग्गी ने उसे तुरंत दफ्तर पहुंचने को कहा। उसके बाद पिताजी को चाय पानी पिलाकर इस तरह अचानक मुंबई पहुंचने का कारण पूछा। बूढ़े जगमोहन जी ने डरते डरते बेटे को सारी बात बताए। जग्गी ने बड़े भाई के मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। फिर भी पिता को सांत्वना देते हुए वह बोला, शाम को भी सबसे बात करके देख लेना, तब तक आप आराम करो। जगमोहन जी घर की हर एक वस्तु को बड़े गौर से देखा और फिर उसके बारे में छोटे बच्चों जैसी जिज्ञासा भाव से जग्गी से पूछते, बेटा यह तो बहुत महंगा होगा। जग्गी हंसते हुए कहता, नहीं पिताजी, कोई खास महंगा भी नहीं है। शाम के करीब 7 बज चुके थे। गार्ड ने गेट से घंटी बजाई तो जग्गी गेट पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे बूढ़ा जगमोहन जी भी गेट तक पहुंच गए। गार्ड ने ऑफिस की चाबी जग्गी को पकड़ाते हुए बताया कि साहब का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि रात 9 बजे तक घर आएंगे। मुझे ऑफिस बंद करने को कहकर फ़ोन काट दिया। शायद साहब मीटिंग में बिजी होंगे। बूढ़े और जग्गी दोनों को राम राम कहकर गार्ड अपने घर की ओर निकल गया। जगमोहन जी ने जग्गी से पूछा, क्या बात है, अंशु देर से क्यों आएगा? जग्गी ने बताया, कोई अर्जेंट काम पड़ गया होगा, तभी भाई साहब देरी से आते हैं। इसके बाद जग्गी शाम के भोजन की तैयारी में लग गया। बूढ़े जगमोहन जी ने अपने थैले से माँ के हाथ से बने पकवान जग्गी को पकड़ाते हुए कहा, तेरी माँ ने यह कुछ मालपुआ बना कर दिए थे, कह रही थी अंशु और जग्गी को बहुत पसंद है। जग्गी ने अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहा, ओहो पिताजी, इस सब की क्या ज़रूरत थी? खामोखा गांव से इतना बोझ ढोकर यहाँ तक लाए। जगमोहन जी को जग्गी की यह बात बहुत बुरी लगी। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे गांव से जगह का दूर दूर तक कभी नाता ही नहीं रहा हो। जगमोहन जी बोले, बेटा मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन तेरी माँ की जिद कर रही थी। मेरे बच्चों को बचपन से ऐसी चीज़ बहुत पसंद है। अब शहर में रहते हैं तो वहाँ भला कौन यह सब चीज़ उनके लिए बनाएगा। यह कहकर बूढ़ा बरामदे में चला गया। बड़ी देर से बूढ़े जगमोहन जी ने बीड़ी नहीं पी थी, इसलिए उसने अपने जेब से गोल्डन 25 बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली और वहीं मुड़े पर बैठकर वह बीड़ी पीने लगे। बीड़ी के धुएं की गंध जैसे ही जग्गी के नाक तक पहुँचे, वह भागते हुए बरामदे में आया। उसने बूढ़े से कहा, पिताजी, यह बीड़ी पीने की गंदी लत आपकी अभी तक गई नहीं। चलो अंदर चलो, किसी ने देख लिया तो कहेगा ना, जाने किस मजदूर को आज कोठी में ठहराया हुआ है। जग्गी की बात सुनकर बूढ़े से रहा नहीं गया। वह बोले, क्या हुआ? मजदूर कह देगा तो इससे मेरी शान ना घटेगा। जग्गी बेटा, मैं जीवन भर मेहनत मजदूरी करके ही तो तुम्हें पाला पोसा है। आज तुम लोग 2 पैसे क्या कमाने लगे हो कि तुम्हें अपने इस बूढ़े बाप की यह आदतें गंदी लगने लगी है। यह कहकर बूढ़ा एक बार फिर कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचते ही जग्गी ने पिता को महंगी सिगरेट की एक डिबिया और एक ट्रे पकड़ाते हुए कहा, पिताजी, आप व्यर्थ में नाराज हो रहे हैं। यह लीजिए, आप सिगरेट पीजिए। यह बीड़ी आजकल मजदूर लोग ही तो पीते हैं। आपको अगर बीड़ी भी पीनी है तो इत्मीनान से यहीं बैठकर पियो। अभी थोड़ी देर में बड़े भाई साहब आ जाएंगे। यदि उन्होंने यह सब देख लिया
होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। जगमोहन जी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अच्छा तो तू मुझे अंशु ठेकेदार का भी दिखा रहा है। देख जग्गी बेटा, बाप हूँ मैं तुम्हारा, पढ़ा लिखा नहीं हूँ वह अलग बात है, लेकिन तुम्हारा ओछापन मैं सब समझ रहा हूँ। गांव देहात का आदमी कौन सिगरेट पीता है? अरे तुम्हें पता है कि यह बूढ़ा अब इस लत को मरते दम ही छोड़ पाएगा, फिर भी वही रोक टोक, इससे अच्छा तो अपना गांव ही है। जग्गी को अब अपनी बातों पर लज्जा सी आ गई। वह बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को। यह बताओ कि गांव में माताजी, सुमी और बड़े भैया कैसे हैं? बूढ़े ने जग्गी की बातों को अनसुना करके वह बाथरूम की ओर चला गया। जग्गी शाम को भोजन की तैयारी में लग गया। थोड़ी देर बाद जगमोहन जी बाथरूम से निवृत्त होकर किचन में चले आए। उसने जग्गी से पूछा, इस घर में तुम्हारा मंदिर कहाँ पर है? मुझे संध्या पूजन करना है। जग्गी बोला, उधर है पिताजी, सामने पर्दा हटाइए, मंदिर सामने ही दिख जाएगा। जगमोहन जी ने पर्दा हटाकर देखा तो घर के बाहर रोड के उस पार एक विशाल मंदिर दिख रहा था। बूढ़े ने फिर पूछा, क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते? जग्गी बोला, नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ देते हैं, इतना समय भी तो नहीं मिलता। जगमोहन जी बोले, तभी तुम दोनों की मति मारी जा रही है। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वह नरक समान होता है। ला मुझे एक लोटे में पानी दे, मैं बैठकर पूजा कर लेता हूँ। पिताजी लोटा तो नहीं है, यहाँ तो जग या कांच के गिलास से पानी पीते हैं, लीजिए यह कांच का गिलास ही ले लीजिए। जगमोहन जी वहीं बैठकर संध्या वाचन करने लगे। जैसे ही संध्या पूजन से निवृत्त हुए, उनकी नज़र जग्गी के पैरों में पहनी चमड़े की चप्पलों पर पड़ी। जगमोहन जी से मुख से निकल पड़ा, थू थू, हे भगवान, इन लोगों ने तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। रसोई घर में चमड़े की चप्पल पहनकर खाना पका रहा है। देख बेटा, मैं नहीं खाऊंगा यह खाना, अनजाने में चाय पी गया, हे भगवान मुझे माफ़ करना। जग्गी सुनकर बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा था कि पिताजी को अच्छा लंच करवाऊंगा, लेकिन मन में सोची हुई उसकी बात मन में ही रह गई। उसने फटाफट चप्पल उतारा और किचन में झाड़ू पोछा लगाकर पिताजी को कहा, पिताजी मैं किचन को साफ कर दिया हूँ, दोबारा से आटा गूँथकर आपके लिए अलग से रोटी सब्जी की व्यवस्था की है, चाहे तो आप आकर देख लो। जगमोहन जी जग्गी से कहें, ठीक है मैंने देख लिया है। अरे परदेश में क्या आ गए कि तुम लोग अपने नियम धर्म ही भूल गए। तुम लोगों ने कभी अपनी माँ को चूल्हे पर चप्पल पहनकर खाना बनाते देखा है? जो इंसान अपनी मर्यादा को भूल जाता है वह अधर्मी हो जाता है। अपने धर्म के संस्कारों में रहना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। बूढ़े के उपदेश सुनकर जग्गी वापस किचन में चला गया। उसने पिताजी के लिए दोबारा भोजन तैयार किया। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन अंशु अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो बूढ़े ने किचन में जाकर जग्गी से पूछा, यह अंशु अभी तक नहीं आया? क्या यह रोज इतनी देर से ही आता है? जग्गी ने बताया कि भाई साहब तो कभी कभी रात के 2 बजे तक घर पहुंचते हैं, कभी ज़्यादा हो जाती है तो ऑफिस में भी रुक जाते हैं। जगमोहन जी ने कहा, अच्छा तो उसने दारू पीनी भी शुरू कर दी है। जग्गी अब सतर्क हो चुका था, इसलिए उसने पिताजी की बात का जवाब न देकर उनसे पूछा, आप सुबह से भूखे प्यासे हैं, इसलिए आप खाना खा लो। खाना परोसने से पहले उसने पिताजी से पूछा, आपके लिए खाना टेबल पर परोस दूं या बिस्तर में बैठकर ही खाना खा लेंगे? बूढ़े ने जवाब दिया, सोचा था बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है, बैठकर एक साथ भोजन करेंगे, लेकिन उसे अपने बाप से मिलने की भी फुर्सत कहाँ है। ऐसा कर मेरे लिए यहीं रसोई में ही कोई चटाई बिछा दे, यहीं बैठकर मैं गरम गरम 2 फुलके खा लूँगा।
जग्गी ने कहा ठीक है। जाकर तुरंत वहीं पर पिताजी के लिए चटाई बिछा दी और अपने हाथों से पिताजी को गर्मा गर्म भोजन परोसा। खाना खाते खाते जगमोहन जी बोले, खाना तो अब बहुत अच्छा बना लेते हो जग्गी, घर से दूर रहकर चलो यह तो सीखा तुमने। जग्गी बोला, हाँ काम चलने लायक बना ही लेता हूँ। भोजन करने के बाद जगमोहन जी बैठक में जाकर एक बीड़ी सुलगाई और बीड़ी पीकर फिर बरामदे में टहलने लगे। इस बीच अंशु का फोन आया कि उसे आज मीटिंग में देर हो जाएगी, इसलिए वह भोजन कर ले। जग्गी ने अंशु को पिताजी के आने की सूचना दी तो अंशु ने गुस्से में फ़ोन ही काट दिया। जग्गी ने 10 बजे तक अंशु का इंतज़ार किया और उसके बाद उसने अंशु का भोजन पैक करके टिफ़िन में रख दिया और खुद भी भोजन करने लगा। जगमोहन जी ने जग्गी से पूछा, क्या बात है, अंशु अभी तक क्यों नहीं आया? क्या आज वह रात भर काम पर ही रहेगा? जग्गी बोला, शायद आज कुछ ज़्यादा ही काम होगा भाई साहब को। जगमोहन जी ने एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा, चलो ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बिना बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज देख भी लिया, तू खाना खा। और हाँ, मैं सो रहा हूँ, आज वैसे ही सोने में देर हो चुकी है। गांव में तो 8 बजे खाना खाकर इस समय में 4 नींद सो जाता था। जग्गी ने पिताजी को बिस्तर तैयार कर दिया। जगमोहन जी सुबह से थके हुए थे, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई। जग्गी भोजन करने के बाद घर का काम समेटा और फिर वह भोजन का टिफिन लेकर अंशु के दफ्तर की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए घर का गेट खोला, जगमोहन जी की आंख खुल गई। कहाँ जा रहे हो जग्गी, क्या अंशु आ गया? जग्गी बोला, जी नहीं पिताजी, भाई साहब का फ़ोन आया था, शायद उन्हें देर हो जाएगी दफ्तर में, इसलिए उनका खाना वहीं पहुंचा कर आता हूँ। आप आराम करो, मैं 10 मिनट में आया। जगमोहन जी बोले, ऐसा भी क्या काम उसके पास है जो वह खुद आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? 2 मिनट रुक, मैं अपनी धोती पहन लूँ, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगा। वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उस लाट साहब से मिलने आता हूँ, जहाँ 4 किलोमीटर दूर से चलकर आया हूँ। एक छलांग और सही। यह कहकर बूढ़े ने अपनी धोती कुर्ता पहने और हाथ में लाठी पकड़कर वह जग्गी के साथ चलने को तैयार हो गए। जग्गी ने समझाना चाहा कि इतनी रात में आप वहाँ कहाँ जाओगे, भाई साहब से सुबह मुलाकात कर लेना, लेकिन बूढ़े बाप ने जीत ठान ली थी कि वह अंशु से मिलेंगे। जग्गी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। भाई साहब इस समय होश में ना होंगे, मुझे तो बुरा भला कहेंगे ही, लेकिन अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जग्गी के सामने आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति थी। आखिर उसने घर से बाहर कदम निकाल ही दिए। जगमोहन जी उसके पीछे पीछे चल दिए। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने हाथ जोड़कर धीरे से पिताजी से कहा, पिताजी आप भाई साहब से कुछ ना कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अच्छे आदमियों को इन शराबियों के मुंह नहीं लगना चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। जगमोहन जी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जग्गी उसे यह सब क्यों कह रहा है। क्या मैं नादान हूँ या फिर इसका बाप ना होकर कोई बाहरी व्यक्ति हूँ? जग्गी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अंशु ने दरवाज़ा खोला और जग्गी के पीछे खड़े जगमोहन जी को देखते ही वह बोला, आप कौन हैं? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? जग्गी ने खाने का टिफिन अंशु को पकड़ाते हुए कहा, भाई साहब क्या कह रहे हो? अरे पिताजी हैं, गांव से मिलने आए हैं। अंशु बोला, पिताजी? अरे किसके पिताजी? हमारे पिताजी इस समय गांव में अपने महल में सो रहे होंगे। लगता है पी मैंने है और नशा तुझे हो गया है जग्गी मेरे भाई। अंशु को इस स्थिति में देखकर बूढ़े को पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बूढ़े ने अपनी लाठी फटकारते हुए कहा, अरे निर्लज्ज, शराब के नशे में अपने बूढ़े बाप को भी नहीं पहचान रहा है। बूढ़े की कड़कती आवाज़ सुनकर दोनों नौजवान भी अंशु के दफ्तर से बाहर दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने अंशु के हाथ से टिफिन लिया
और अंशु से बूढ़े का परिचय जानने के लिए पूछा, कौन है यह बूढ़ा? रात में यहाँ क्यों ठेकेदार साहब को परेशान कर रहा है? उनकी यह बात सुनकर जगमोहन जी गुस्से में आग बबूला हो गए। वह बोले, क्या बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें? अपने बूढ़े तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो, पर तुम्हें कहूँ भी तो किस मुँह से? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे का क्या कहूँ? अंशु ने अपने यार दोस्तों से अपने घर की स्थिति ठाट बाट वाली बताई हुई थी। बूढ़े की बात सुनकर दोनों युवकों ने समझा कि शायद वह व्यक्ति अंशु के साथ काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने अंशु को कहा, सर इसका जो भी हिसाब है इसे देकर चलता करो, खामोखा पार्टी का मजा किरकिरा कर रहा है। यह सुनकर अंशु बोला, अरे इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, ना जाने माता जी ने इनको यहाँ क्यों भेजा है। पहले गांव में परेशान करता था, अब यहाँ भी मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा है। जब मोहन जी ने इतना सुना तो वह गुस्से में तमतमाता हुआ बोले, होश में रह नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 2 पैसे क्या कमाने लगा कि अपनी औकात ही भूल गया। अंशु से अब रहा ना गया। वह गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर गया। अपने हाथ में 100 रुपये की 2 गड्डियाँ लेकर उसने जग्गी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, यह लो 20,000 रुपये और दफा कर इनको मेरे सामने से। यह कहते हुए उसने अपने दोस्तों के अंदर चलने को कहा और फिर दफ्तर का दरवाज़ा बंद करने लगा। जगमोहन जी ने उसका गिरेबान पकड़कर कहा, थू है तेरे इन कागज़ के कलतारों पर। तू बड़ा आदमी बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद ना मैं तेरा बाप और ना तू मेरा बेटा है। जग्गी के हाथ से रुपए की गड्डी छीनते हुए उसने अंशु के चेहरे पर दे मारे। इसके बाद वहाँ से जगमोहन जी सीधे कमरे की ओर निकल गए। जग्गी के पिता के पीछे पीछे घर की ओर चल आया। घर पहुँचते ही बूढ़े ने जग्गी से कहा, मेरा थैला दे जग्गी बेटा, अब मैं एक पल भी इस नरक में नहीं रहना चाहता। जग्गी ने पिता को हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी मैंने आपको पहले ही वहाँ चलने के लिए मना किया था। भाई साहब का मुझे समिति के लोगों के साथ रोज़ का ही उठना बैठना है। अक्सर मैं जब भी ज़्यादा पी लेते हैं अपने दफ्तर में ही सो जाते हैं। उन्होंने आपसे जो भी कहा वह बहुत गलत था, पर शराब और पैसा चीज़ ही ऐसी है जो मान मर्यादा ना देखकर स्टेटस देखते हैं। मैं तो आपको कुछ भी नहीं कहा, इसलिए मेरे कमरे में आधी रात में लौट कर ना जाइए। सुबह होते ही मैं आपके गांव की बस में बिठा दूंगा। रात बहुत हो चुकी है। जगमोहन जी को अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा था कि आखिर वह यहाँ आया ही क्यों। उसकी इच्छा गांव से शादी करने की नहीं थी तो ना सही, कम से कम बाप बेटे का रिश्ता तो बना रहता। जग्गी के बार बार समझाने पर भी उसके कारण बात और अधिक बिगड़ गई। अब घर जाकर घरवाली को क्या जवाब दूंगा। सुमी कितना खुश थी मेरे घर से यहाँ आते समय। यह सोच सोच कर बूढ़ा जग्गी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। जग्गी का मन भी इस घटना से बहुत हीन था। वह सोच रहा था कि पहली बार पिताजी घर से हमारे पास यहाँ आए और उनके साथ जो सलूक हुआ वह बहुत बुरा हुआ, पर मैंने तो इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मेरी इस घर में मानता कौन है। फिर उसने पिताजी को समझाया, आप तो जानते हैं शराब पीकर आदमी अपना विवेक खो देता है। देखना सुबह भाई साहब खुद आपसे माफ़ी मांगने घर पहुंच जाएंगे। जगमोहन जी बोले, आज से उसका और मेरा नाता ख़त्म हो गया है। तू कहता है तो मैं रात में यहाँ रुक जाता हूँ, पर सुबह 6 बजे ही बस में मुझे बिठा देना। जग्गी ने सोचा, चलो अभी तो पिताजी मान गए, सुबह तक क्या पता गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके बाद थोड़ी देर सामान्य बातचीत के बाद दोनों एक ही कमरे में सो गए। जब जगमोहन जी रात भर करवटें ही बदलते रहे। उसे अपने गांव की वर्षों पुरानी निवाड़ की खटिया में जैसी नींद आती थी वह इस महंगे बिस्तर पर नहीं आई। सुबह 5 बजे किसी ने गेट खटखटाया तो जग्गी की नींद खुली। उसने जाकर गेट खोला तो देखा अंशु गेट पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। अंशु सीधे दूसरे कमरे में चला गया, जबकि जग्गी किचन में जाकर तीनों के लिए चाय बनाने लगा।
जगमोहन जी को नींद तो पहले से ही खुली थी। वह टॉयलेट गए और उसके पश्चात स्नान करने लगे। जग्गी ने जाकर अंशु को चाय दी। अंशु ने जग्गी से कहा, जग्गी भाई, कल मैंने शराब के नशे में पिताजी को न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करना भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी से किस मुंह से बात करूं। जग्गी ने भी अंशु की ही गलती मानते हुए कहा, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। जब आपको गार्ड ने और मैं पिताजी के आने की सूचना दे दी थी तो क्या ज़रूरत थी कल इतनी शराब पीने की। पिताजी पहली बार यहाँ आए और आपको उनका इतना अपमान किया कि वह तो रात में ही यहाँ से घर वापस जाने वाले थे। बेचारे कितने दुखी थे। मैं किसी तरह उनको रात में मनाया। जग्गी की बात सुनकर अंशु बोला, क्या मैंने उन्हें ज़्यादा ही बुरा भला कह दिया था? मुझे तो होश नहीं था, इसलिए सारी बात याद भी नहीं है। जग्गी बोला, आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बुरा सलूक किया। मैं तो आपकी आदतों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन पिताजी को तो यह सब मालूम नहीं। अंशु ने पूछा, क्या अभी पिताजी सोए हैं? जग्गी बोला, अब तक सोए तो कहाँ होंगे, कह रहे थे सुबह 6 बजे की बस में वापस चला जाऊंगा। इतनी देर में जगमोहन जी ने स्नान एवं पूजा पाठ की। जग्गी चाय लेकर उनके पास पहुंचा। अभी दोनों चाय पी ही रहे थे कि अंशु भी सर झुकाए दबे पांव उस कमरे में पहुंच गया। पिताजी के पैर छूकर जैसे ही उसने प्रणाम करना चाहा, बूढ़े ने उसे डांटते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। अंशु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पिताजी के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, कल मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। मैं नशे में आपको जो बुरा भला कहा उसके लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जगमोहन जी बोले, ठेकेदार अंशु, तो यह समझ, कल ही तेरा बाप जगमोहन जी तेरे लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। जगमोहन जी गरीब जरूर हैं, लेकिन उसकी इज्जत तू जैसे शराबी कबाबी से अभी भी कहीं अधिक है। दूर चले जा मेरी नज़रों से। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कल रात से यह मान लिया कि अब मेरे 2 ही बेटे हैं। ऐसे नालायक बेटे का होना ना होना एक समान है। पिता की बातों में सत्यता थी, ऐब अंशु में था, इसलिए उसे पिता की कही गई कठोर बातों में भी अपनापन नजर आ रहा था। वह पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी, एक आखिरी मौका और दे दीजिए मुझ नालायक को सुधरने का। फिर कभी ऐसी गलती करूं तो आपकी जूती मेरा सर होगा। जग्गी इस बात का गवाह है। जगमोहन जी बोले, बेटा, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। अब देख, आज से तू जहाँ जहाँ जाएगा, यह बूढ़ा अनपढ़ गवार मजदूर तेरे साथ साथ आकर हर किसी को बताएगा कि मैं ही इस नालायक अंशु का पिता हूँ। देखता हूँ तेरी किन किन लोगों से संगत है और कौन कौन मुझे तेरा बाप कहने से इनकार करता है। अंशु ने विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी बेटा इस कलयुग में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बूढ़े ने चाय पी और फिर जग्गी से पूछा, सच बता जग्गी, यह किसका कमरा है? जग्गी बोला, कमरा तो मैंने ही किराए पर लिया है। भाई साहब तो अधिकतर अपने काम से बाहर ही रहते हैं। कभी रात में रात देर सवेर इधर मेरे हाल समाचार पूछने आ जाते हैं। जगमोहन जी ने कहा, फिर तो ठीक है, अब मैं आज नहीं कल वापस घर जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ध्यान नहीं है, पर इस तरह मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। जग्गी पिताजी के इस निर्णय से बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा पिताजी की नाराज़गी भी कम होती जाएगी। अंशु फिर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जग्गी ने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया और नहा धोकर वह सामने मंदिर में माथा टेकने चला गया। अब तक अंशु भी नहा धोकर तैयार हो गया था। जग्गी ने मंदिर से आने के बाद सभी के लिए नाश्ता परोसा, लेकिन अंशु के पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
जग्गी ने जानबूझकर अंशु को आवाज़ लगाते हुए कहा, भाई साहब, नाश्ता तैयार है। पिताजी नाश्ते के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंशु सर नीचे करके सामने आया, सोफे पर बैठकर नाश्ता करने लगा। जगमोहन जी ने अंशु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन अवश्य किया। जग्गी ने आज ऑफिस की छुट्टी कर ली थी, जबकि अंशु नाश्ता करके अपने दफ्तर चला गया। थोड़ी देर बाद जग्गी पिताजी को बाजार घुमाने ले गया। वहाँ से उसने अपने माँ, छोटी बहन और बड़े भाई अनु के लिए कपड़े खरीदे। उसने हनुमान चौक की एक दुकान से गांव के लिए कुछ ज़रूरी सामान भी खरीद लिया। इसके बाद दोनों वापस कमरे पर आ गए। अंशु आज दफ्तर से जल्दी कमरे पर पहुंच गया। अब तक अंशु ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर ली थी। जगमोहन जी ने देखा एक शराबी में इतनी बदलाव, यह देखकर वह दंग रह गए थे। जैसे ही वह बैठक की ओर गया, वहां उसने देखा कि वही दो युवक बैठे हुए हैं जो कल रात उसे लेबर समझकर उसकी तौहीन उड़ा रहे थे। दोनों ने बूढ़े के पाँव छुए। जगमोहन जी से पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। उन दोनों ने सर झुकाकर जगमोहन जी से एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम अंशु जी के दोस्त हैं। कल रात हमसे गलती हुई, उसके लिए आपसे क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे दोस्त के पिता हैं तो हमारे भी पिता तुल्य हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बूढ़े ने उन दोनों को उड़ते हुए कहा, यह बात तो तुम्हें कल ही सोचनी चाहिए थी। मान लो कि मैं अंशु का पिता नहीं हूँ, तो क्या किसी बड़े बुजुर्ग मजदूर का ऐसा ही अपमान करते हो तुम लोग? यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को बूढ़े की बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर लानत सी महसूस हुई। वह बोले, अंकल जी, ये हमारी शिक्षा प्रणाली का ही दोष है, जहाँ नैतिक मूल्यों की जगह धन का ही सम्मान करना सिखाया जाता है। दरअसल कल हमारे दोस्त अंशु को पूरे 10 करोड़ का एक ठेका मिला, तो सोचा थोड़ा सा जश्न मना ले। शराब के नशे में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, हमें माफ़ कर दीजिए। भविष्य में यह हमारे लिए एक सबक होगा। जगमोहन जी ने उन्हें चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कदर करोगे तो 10 करोड़ क्या, 10 अरब के ठेके भी मिलेंगे। लेकिन पैसे के घमंड में अपनों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते भी देखा है। बूढ़े से माफ़ी मांगकर जैसे ही दोनों ने जाने की अनुमति चाही, जगमोहन जी बोले, खाना खाकर जाना बेटा, और हाँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। यह नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है अंकल जी, कहकर दोनों ने पैर छूकर बूढ़े को प्रणाम किया और वहाँ से विदा हो गए। इसके बाद अंशु ने दोपहर का भोजन परोस दिया। अंशु जितना अधिक बूढ़े के नज़दीक आ रहा था, दिल में उसके प्रति क्रोध धीरे धीरे कम होता जा रहा था। भोजन करते समय बूढ़े ने जग्गी से पूछा, यह खाना किसने तैयार किया है जग्गी? जग्गी बोला, क्यों, ठीक नहीं बना है क्या? अंशु सर नीचे किए हुए अब भी मौन था। उसे पता था कि उसकी दूसरी गलती से भी पर्दा उठने वाला है। भोजन का पहला कौर मुंह में डालते ही जगमोहन जी बोले, भोजन बहुत अच्छा बना है। ऐसा भोजन कोई मर्द नहीं बना सकता है। यह तो किसी सुसंस्कारी गृहिणी के हाथ से बना भोजन लगता है। अंशु की समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी को कैसे पता चल गया कि यह भोजन किसी महिला ने बनाया है। कहीं जग्गी ने पिताजी को कोई संकेत तो नहीं दे दिया। जग्गी ने पिताजी के तर्क पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? पिताजी, अच्छा बना था बेटा, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, जगमोहन जी ने जवाब दिया। जगमोहन जी ने भोजन कर लिया तो जग्गी ने थोड़ी हिम्मत उठाते हुए आखिर अंशु का अब तक का सबसे बड़ा राज पिताजी के आगे खोल ही दिया। उसने अपनी उंगलियां चाटते हुए चटकारे लिए और पानी का गिलास रखने के बाद इत्मीनान से कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना।
यह भोजन आपके सुपुत्र ने नहीं बनाया है, यह भोजन आपकी होने वाली बहू के हाथों से तैयार हुआ है। बूढ़े को जग्गी द्वारा कही गई बात मजाक प्रतीत हुई। वह बोला, हाँ, आजकल समाज में ऐसा भी चल रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं, माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। यह सुनकर जग्गी का भाई कुछ कम हुआ। आखिर उसने पिताजी को सच बताना ही उचित समझा। वह बोला, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी है, लेकिन आपके बड़े बेटे ने अपने लिए जीवन संगिनी ढूंढ ली है। यह भोजन आपकी होने वाली बहू ने ही तैयार किया है। आपकी इजाज़त हो तो सामने पड़ोस वाला मकान उनके मामा लोगों का ही है। शाम को ही उनके घर जाकर आप भी एक बार होने वाली बहू को देख लीजिए। 4-5 महीने से वह उनके साथ ही रहती है। MKP कॉलेज में कोई कोर्स करने गांव से आई है। धूमकोट के आसपास के किसी गांव की रहने वाली है। उसके भाइयों से आज सुबह आप मिल ही चुके हैं। जगमोहन जी ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, जो अपने मन का मालिक है, जिसके लिए माँ बाप का होना ना होना बराबर है, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में तो किया होगा। जग्गी बोला, आप ही तो भाई साहब के लिए किसी रिश्ते की बात करने के लिए कह रहे थे। शादी तो करनी ही है, इस रिश्ते की भी जांच परख कर लो। क्या पता आपको भी उनके घर परिवार पसंद आ जाए, तो इसमें हर्ज क्या है। जगमोहन जी ने जग्गी की बात सुनी तो उसे भी उसकी बात ठीक लगी। उसने मन ही मन सोचा, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा भी तो नहीं। हमारे ना कहने से भी यदि उन्होंने शादी कर ही ली तो इसमें बेइज्जती तो जगमोहन जी की ही है। जैसी हवा चल रही है उसमें अब पुराने रीति रिवाज का टिकना बहुत मुश्किल है। फिर भी बूढ़े ने जग्गी से कहा, इसे कह दो, पहले जन्म कुंडली मिलाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। लड़की दिल्ली में पढ़ लिख रही है तो घर परिवार तो ठीक ही होगा। ऐसे शराबी को देखकर भी यदि उसके भाई अपनी बहन की शादी से करवाना चाहता है तो यह उसकी मर्जी है। यह सुनकर अंशु की अब तक अटकी हुई सांस दिल तक पहुंच गई। एक संभावित कल को जग्गी ने जिस तरह आसानी से सुलझा दिया, वह एक भाई ही अपने भाई के लिए कर सकता है। उसने जग्गी को दूसरे कमरे में बुलाया। फिर शाम की तैयारी के लिए दोनों के बीच विचार विमर्श हुआ। जग्गी पिताजी को नाई की दुकान पर ले गया। नाई ने बूढ़े के बाल काटकर उनकी हजामत की। अंशु पिताजी के लिए नई धोती, कुर्ता, टोपी एवं जूते खरीद कर ले आया। लड़की के घर वाले को संदेश भिजवा दिया गया कि शाम को अंशु के पिताजी होने वाली बहू को देखने आ रहे हैं। लड़की के मामा लोगों ने लड़की के गांव में फ़ोन करके संदेश भिजवा दिया कि जगमोहन जी अपने बड़े लड़के के लिए प्रिया की बातचीत करने आ रहे हैं। इस पर लड़की के पिताजी ने स्वीकृति देते हुए कहा कि उनके लड़के के लिए तो हम लोगों ने लड़की की जन्म कुंडली पहले से ही भेजी हुई है। जन्म कुंडली मिल भी चुकी है, बस रिश्ते के लिए लड़के की हाँ करने की देरी है। जगमोहन जी का परिवार अच्छा है, वह बड़े नेक और सज्जन व्यक्ति हैं। हो सकता है उनको पता चला हो कि लड़की भी दिल्ली में अपने मामा के घर से पढ़ाई कर रही है। अच्छा होगा लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लेंगे। मामा जी बोले, जीजा जी लड़का लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। नया जमाना है, अब वह पुराना समय थोड़े ही न है। चलो यह भी ठीक हुआ कि आप भी उनसे परिचित हैं, वरना कहते ही मुझसे पूछे बिना रिश्ता तय कर दिया। शाम को जगमोहन जी, अंशु और जग्गी अपने पड़ोस में रहने वाले देवउनियान के घर पहुँचे। देवउनियानी आने वाले आलीशान मकान बनवा कर रखा था। घर पहुँचते ही पहाड़ी रीति रिवाज से जगमोहन जी एवं दोनों लड़कों की खातिरदारी हुई। बातचीत से मालूम हुआ कि लड़की के पिताजी किशोर नंद अकोला के सुंदरी औल है। बूढ़ा यह सुनकर बहुत खुश हुआ।
क्योंकि यह इष्ट देव का आशीर्वाद था। यह एक संजोग कि इसी लड़की के रिश्ते की बात तो अंशु के लिए चल रही थी। जगमोहन जी का परिवार एक हफ्ते से इसी रिश्ते को करवाने के लिए तो परेशान था। थोड़ी सी देर में प्रिया सभी मेहमानों के लिए चाय लेकर आई। उसकी शालीनता एवं चेहरे पर शर्म का भाव ही उसके संस्कारी होने का परिचय था। प्रिया ने जगमोहन जी के पैर छुए और शर्माती हुई दूसरे कमरे में चली गई। रिश्ता तो पहले से ही तय हो चुका था। जगमोहन जी ने जग्गी से कहा, वह दोनों लड़के कहाँ हैं जो सुबह मुझसे मिलने आए थे? जग्गी बोला, वह दोनों अपनी बहन के होने वाले ससुर से शर्मा रहे हैं। फिर रात्रि का भोजन हुआ। हुक्मदेव का पूरा परिवार भी इस संयोगपूर्ण मिलन से बहुत प्रसन्न था। मंगनी की तिथि लड़की के पिता किशोर नंद से फोन पर ही तय हो गई। उसके बाद जगमोहन जी अपने दोनों लड़कों के साथ वापस जग्गी के कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचकर बूढ़े ने अंशु से पूछा, बेटा, तूने चिट्ठी में जो बातें लिखी थी वह होश में लिखी थी? तेरे कारण एक सप्ताह से घर में तनाव का माहौल बना हुआ है। सब लोग परेशान हैं, जबकि यह खुशी की बात थी। एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखो, किसी के भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। अंशु मौन खड़ा था। उसके एक बार फिर पिताजी के पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगी। उसके बाद जग्गी एवं अंशु ने पिताजी से 1-2 दिन मुंबई में रुकने का आग्रह किया। जगमोहन जी बोले, नहीं, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। घर में तुम्हारी माँ और भाई बहन को चिंता लगी होगी। वैसे भी अब सब ठीक हो गया है। ईश्वर ने चाहा तो आने वाली बसंत पंचमी के दिन इनकी मंगनी कर दूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, मंगनी और शादी भी गांव से ही होगी। दोनों ने पिता की कही बात का समर्थन किया। अगली सुबह दोनों भाई जगमोहन जी को बस में बैठने के लिए उनके साथ बस स्टेशन गए। अपनी सीट पर बैठकर जगमोहन जी ने अंशु और जग्गी को अपने पास बुला कर कहा, देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। आगे अपनी होशियारी से काम करना। इस बात का भी ध्यान रखना कि किसी के बेटी का हाथ थामने से पहले एक इंसान को उसके भविष्य के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। तभी कंडक्टर ने सीटी बजाकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत दिया। दोनों भाइयों ने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और बस से नीचे उतर गए। शाम को जगमोहन जी अपने घर पहुँचे। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारा हाल समाचार सुनाया। घर के सभी सदस्य इस बात से प्रसन्न हैं कि अंशु ने पिता की बात का मान रख दिया। जगमोहन जी शहर से फल एवं मिठाई लेकर गए थे। सारे गांव में फल एवं मिठाई बांटते हुए सुमी खुशी से झूम रही थी। इधर अंशु भी इस बात से प्रसन्न था कि उसकी खुशी के लिए पिता ने उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर दिया। आपको जगमोहन जी का फैसला कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।